नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे विज्ञान के 5वें पाठ ऊष्मा एवं ताप को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। आज के भाग में हम जानेंगे ताप क्या है, ऊष्मा किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है और ऊष्मा किन किन विधियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमने ये देखा है कि कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, कभी हमें बहुत ठंड लगती है, कभी हम पंखे के नीचे बैठे होते हैं तो भी हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है, और कभी हम बंद कमरे में रहते हैं तो भी हम स्वेटर, रजाई इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर को कभी ठंडा और कभी गर्म क्यों लगता है? क्या ये जो हमें मालूम चलता है कि कोई भी वस्तु गर्म है या मौसम ठंडा है, ये किसके द्वारा हमें मालूम चलता है? हमारी त्वचा के द्वारा। हमारी त्वचा की जो इंद्रियां हैं वो हमें बताती हैं कि कोई भी पदार्थ गर्म है या ठंडा है। पर क्या हमारे त्वचा इंद्रियां हमें गर्म और ठंडे का सही सही ज्ञान कराती हैं? यानी कि किसी भी पदार्थ का ताप क्या है, क्या ये हमारी इंद्रियां बिल्कुल सही तरीके से बता सकती हैं? आइए एक गतिविधि के माध्यम से इसको जानते हैं। यहाँ पर हमने 3 ग्लास में 3 अलग अलग प्रकार के जल लिए हैं। एक में ठंडा जल है, एक में गर्म जल है और एक में सामान्य जल है। हम अगर ठंडे जल में अपनी उंगलियां कुछ देर के लिए रखते हैं और दूसरे हाथ की उंगलियां कुछ देर हम गर्म जल में रखते हैं तो हम देखेंगे, और उसके बाद कुछ समय के पश्चात हम दोनों उंगलियों को निकाल करके सामान्य जल में रखते हैं। बच्चों, ये गतिविधि आप सभी अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गर्म जल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतना गर्म हो कि उसमें आप आसानी से अपनी उंगली को कुछ समय तक रख सकें। उसके पश्चात हम दोनों उंगलियों को निकालें और सामान्य जल के ग्लास में डालें। तो हमें क्या महसूस हो रहा है? हमें महसूस हो रहा है कि जो उंगली हमारी ठंडे जल में थी उसके अनुसार ये जो सामान्य जल है वो गर्म है, जबकि जो उंगली हमारी गर्म जल में थी उसके अनुसार ये जल ठंडा है। तो स्पर्श इंद्रियां किसी भी पदार्थ का सही तापमान नहीं बता सकती हैं। एक अंदाज़ा तो हमें बता सकती हैं कि कोई भी पदार्थ गर्म है या ठंडा है, लेकिन उसका ताप सही में क्या है ये नहीं बता सकती हैं। इसके लिए किसी भी पदार्थ का सही सही ताप जानने के लिए हमें एक तापमापी की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही सही माप एक भौतिक राशि ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग होता है। बच्चों, जो तापमापी या थर्मामीटर, तापमापी को ही हम अंग्रेजी में थर्मामीटर कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर को तो शायद आप सबने कभी ना कभी अवश्य देखा होगा। जब भी हमें बुखार आता है तब हम अपने शरीर का ताप नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या तो आपने डॉक्टर को प्रयोग करते हुए देखा हो या आपके अपने घर में किसी बड़े के द्वारा इसका प्रयोग करते हुए आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है जिसे आप ये देख रहे हैं, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये जो होता है ये कांच की पाइप के समान होता है और इसके यहाँ नीचे पे इस जगह पे ये गोल घुंडी नुमा होता है जो कि पारस की धातु का बना होता है। इससे जब कभी भी हमें अपने मानव शरीर का तापमान हमें जानना होता है तो 2 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। पहला, इसको उपयोग में लाने से पहले इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। चाहे डिटॉल से इसको साफ़ कर लीजिए या गर्म पानी से साफ़ कर लीजिए, इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसका जो पाठ्यांक है पारे का वो इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो मानव शरीर का तापमान होता है वो सामान्यतः 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। और जब भी हमें अपना ताप नापना हो, अपना या किसी भी व्यक्ति का तापमान नापना हो, तो पाठ्यांक नीचे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस सिरे को, ये जो आप देख रहे हैं पारे का ये वाला जो सिरा है, इसको हम मुंह में या अपनी बाह में बगल में लगाते हैं और 1 मिनट तक का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद इसको निकाल करके हम पारे की लाइन को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है और उसके अनुसार हम पाठ्यांक को नोट करते हैं और जानते हैं कि मानव शरीर का ताप कितना है। बच्चों, जब भी हम पारे के तापमान को नीचे ले आएं तो ध्यान रहे कि उसको हमेशा इस सिरे से पकड़ना चाहिए।
ना कि इस सिरे से। निचले सिरे से कभी भी इसे नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा ऊपर के सिरे से पकड़ करके झटकना चाहिए और इसके पारे के पाठ्यांक को नीचे लाना चाहिए। तो ये तो है बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर। आजकल जो है बाज़ार में इस तरीके के डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें इस जगह से हम शरीर के संपर्क में लाते हैं, चाहे हम इसे मुंह में डालें या फिर अपने बाह के बगल में, कोहनी के बगल में रखें, तो तापमान जो भी हमारे शरीर का तापमान होता है वो इस जगह पर लिख करके आ जाता है, जिसे हम पढ़ करके जान लेते हैं कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है। प्रौद्योगिकी के विकास से, जैसे कि पहले इस तरह का थर्मामीटर आता था, आज हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है, लेकिन आज की डेट में इस तरह का भी थर्मामीटर उपलब्ध है बाज़ार में, जो कि शरीर के सामने ही लाते ही हम अपने माथे के पास या चेहरे के पास जब इसको लेके जाते हैं तो ये हमारे जो शरीर का तापमान है इस जगह पर लिख करके दिखा देता है और हमें मालूम चल जाता है कि हमारे शरीर का तापमान क्या है। ये है बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर। आइए देखते हैं कि प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर भी जो होता है उसकी भी बनावट काफ़ी कुछ डॉक्टरी थर्मामीटर की ही तरह होती है। इसमें इस जगह पर ये देखिए 0 से लेकर के 100 खाने बने होते हैं और जो ये 0 वाला बिंदु होता है ये कहलाता है अधो बिंदु और ये जो 100 वाला बिंदु होता है ये कहलाता है ऊर्ध्व बिंदु। पारे में जो भी पाठ्यांक होते हैं वो दो तरीके से दिखाए जाते हैं, एक डिग्री सेल्सियस से और दूसरा फ़ारेनहाइट सेल्सियस से। आपने सुना होगा कि जब कभी कहते हैं कि हमें बुखार 101 डिग्री है, 102 डिग्री है, जबकि मनुष्य का जो तापमान होता है वो 34 से 42 के बीच में होता है। 34 डिग्री से कम नहीं होता, 42 से अधिक कभी नहीं जाएगा। तो वो 101 और 102 क्या है बच्चों? वो जो 101 और 102 जो हम देखते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट में, यानी कि जो ताप हम नापते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। यहाँ देखिए प्रयोगशाला तापमापी में आपको दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे ये देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट के रूप में हम देखें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो हमारा अधो बिंदु होगा वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और जो ऊर्ध्व बिंदु होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पे देखें तो इसमें 180 बराबर खाने होते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो 100 बराबर खाने होते हैं। और ये जो इसमें भी घुंडीनुमा बेलनाकार आकृति होती है, ये भी जो होते हैं इसके अंदर पारे होते हैं और इस तरह का ये भी डिजिटल प्रयोगशाला थर्मामीटर आजकल मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ आपको स्क्रीन पर दो पैमाने सूत्र दिखाई दे रहे होंगे। इसकी सहायता से हम किसी भी ताप को डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। जैसे हमारा जो पहला सूत्र है आप देखिए यहाँ पे C जो है आपको, ये जो C है, C आपको दिखा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड और F जो है वो फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब अगर आपको कहा जाए कि दिए गए ताप को, जो भी आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, उसे आप सेंटीग्रेड में बदलिए, तो उसके लिए सूत्र क्या है? C बराबर, C क्या है आपका? डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 फ़ारेनहाइट, यानी कि जो आपको ताप दिया गया है फ़ारेनहाइट में, -32। दूसरा है अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है और डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो आप क्या करेंगे? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये सूत्र उसी तरीके से हैं जैसे आप कभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते हो, एक सूत्र के जरिए। एक उदाहरण से इसे और अच्छे समझते हैं कि मान लीजिए हमें दिए गए फ़ारेनहाइट तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। हमने कहा कि फ़ारेनहाइट जो भी है आपका, फ़ारेनहाइट जो है आपका, हमने कह दिया कि 160 डिग्री है। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में। तो हमें मालूम है कि हमारा सूत्र क्या है? ये है और इस सूत्र पे हम इसको रखेंगे, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है? 160 और -32। ये इसे हल करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9, 160 - 32 आपका हो जाएगा
8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 1, और इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इसको 9 का हम 128 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 9 को हम 12 बार जाएगा तो एक बार आएगा, और उसके बाद हमारे पास बचा है 38, और इसका हम फिर से भाग देंगे तो आएगा हमारे पास, और इस तरीके से हम इसको हल करके यहाँ पे इसका हम उत्तर निकाल लेंगे कि क्या आया सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आप जो है फ़ारेनहाइट को भी सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। ये तो हुआ तापमापी क्या है, ताप को हम कैसे मापते हैं। फिर अब आते हैं, बात करते हैं ऊष्मा की, जो कि हमने शुरुआत में की थी कि ऊष्मा की अभिधारणा क्या होती है। ऊष्मा है क्या? ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। ये हम कैसे जानेंगे? अगर कभी आपने अपने घरों में देखा होगा कि किसी बर्तन पे अगर हम पानी को उबाल रहे हैं, पानी उबलता है और उबलते समय अगर हम उसके ऊपर एक ढक्कन रख लें तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो ढक्कन क्या होगा, वो हिलने लगेगा। जब ढक्कन हिलने लगता है तो वो क्यों हिल रहा है, उसके हिलने का क्या कारण है? यानी कि ऊष्मा में कोई शक्ति है जिसके कारण कि वो ढक्कन हिल रहा है। तो ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है, और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है बच्चों? जूल या कैलोरी में हम उसको नापते हैं। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। और ये एक और पैमाना है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। इसको भी अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि 3 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो आप बता दीजिए कि 1 कैलोरी में होता है 4.18, तो 3 कैलोरी में कितना होगा? 3 × 4.18, और इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा कि 3 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ऊष्मा है क्या। ऊष्मा क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। अब ये किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी पदार्थ के जो बहुत से गुण होते हैं वो उस पर निर्भर करते हैं। ऊष्मा का मापन और निर्भरता। ऊष्मा जो होती है वो पदार्थ की 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी कि पदार्थ कितना है। अब आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में आप चावल पका रहे हैं, आपने आधा किलो चावल पकाया और दूसरी जगह पे आप 1 किलो चावल पका रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि आधा किलो चावल पकाने में आपको कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी और 1 किलो चावल पकाने में आपको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जब पदार्थ कम है या पदार्थ का द्रव्यमान कम है तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता कम लग रही है। अगर पदार्थ का द्रव्यमान अधिक है या पदार्थ हमें ज़्यादा मात्रा में दिया गया है तो उसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता अधिक लगेगी। यानी कि जो हमारे पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसी पर निर्भर करती है कि हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। दूसरा, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर यानी कि जो प्रारंभिक स्थिति में उसका ताप क्या था और अंतिम स्थिति में उसका ताप क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपने दूध आप उबाल रहे हो, एक दूध सामान्य ताप पर है, दूसरे दूध को आप फ्रिज से निकाल के, यानी कि बिल्कुल ठंडा दूध है उसे निकाल के आप गर्म कर रहे हो, एक साथ समय पे गर्म कर रहे हो, लेकिन आप पाओगे कि जिसका ताप सामान्य था वो जल्दी गर्म हो गया और जो हमने फ्रिज से निकाला है यानी कि जो ठंडा है, जिसका ताप ठंडा है, उसे गर्म करने में हमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ी। यानी कि किसी भी पदार्थ के ताप पर भी पदार्थ के लिए हमें कितनी ऊष्मा का प्रयोग करना है उस पर निर्भर करता है। तो 2 चीज़ें हमने जानी कि ऊष्मा 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली क्या थी? पदार्थ का द्रव्यमान, और दूसरा क्या था? उसके ताप का अंतर, मतलब पहले कितना ताप था और बाद में कितना ताप है। तीसरा होता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अब ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है बच्चों? हर पदार्थ की अपनी एक ऊष्मा होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि सामान्य ताप पे रखा हुआ चाहे वो जल हो, दूध हो या किसी प्रकार का तेल हो,
तीनों का अगर हम ताप नापते हैं तो वो अलग अलग होता है। तो ये जो कहलाता है ये होता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। हर पदार्थ की अपनी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब एक पतीले में आप जल को गर्म कीजिए जो कि समान द्रव्यमान का हो और समान ताप का हो, और दूसरी ओर एक भगोने में एक दूध को गर्म कीजिए जिसका भी द्रव्यमान समान हो और ताप समान हो। लेकिन आप देखेंगे दोनों में को गर्म करने में एक सही तापमान तक गर्म करने के लिए हमें दोनों में ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। ये किसके कारण होती है? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। तो यानी हमने जाना कि ऊष्मा का मापन, ऊष्मा हमें की आवश्यकता वो पदार्थ की तीन चीज़ों पर निर्भर होती है। पहला, पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा। दूसरा, पदार्थ के ताप में कितनी वृद्धि हो रही है, मतलब प्रारंभिक ताप कितना था और अंतिम ताप कितना हुआ। तीसरा, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पे। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जिन पर ऊष्मा का मापन निर्भर करता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। अब इन सूत्र के सहायता से इसमें आप देख रहे हैं कि चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? ऊष्मा की मात्रा है, पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है और पदार्थ का तापमान है, पदार्थ की ताप वृद्धि है। और आपको मालूम है कि किसी भी सूत्र में अगर मान लीजिए उसमें सूत्र में चार चीज़ें दी गई हैं, तो अगर हमें तीन चीज़ें पता हैं तो हम चौथी चीज़ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम सवालों को भी हल कर सकते हैं। इन सवाल में अगर हमको तीन चीज़ें ज्ञात हों, चाहे वो पदार्थ का द्रव्यमान हो, ऊष्मा की मात्रा हो या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो, तो हम पदार्थ की ताप वृद्धि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों हमने जाना कि ताप क्या है, ताप को मापते कैसे हैं और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है। पर आपको तो मालूम है कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाती है, क्योंकि आपने देखा है कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म हो जाती है। तो ये कैसे होते हैं, किन किन विधियों के द्वारा होता है, आइए जानते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण। हम और आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते हैं? या तो हम स्वयं पैदल चल के जाते हैं या किसी वाहन की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो तीन विधियों से होता है। और ऊष्मा के स्थानांतरण को यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना होता है वो कहलाता है ऊष्मा का संचरण। ये तीन विधियों से होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। ये तीन विधियां हैं जिनके द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। पहला है चालन। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणु को दे देता है। इसे और आसान भाषा में अगर हम समझें तो अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कभी किसी बर्तन में खाना पका रहे हैं, सब्जी पका रहे हैं और उसमें हमने कलछुल को छोड़ दिया है, तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि कलछुल का दूसरा सिरा भी जो सब्जी में था वो तो गर्म हो गई क्योंकि वो गर्म सब्जी में पड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा सिरा ऊपर था और अगर वो धातु का है तो वो भी गर्म हो जाता है। वो होता है किसके कारण? ऊष्मा की चालन विधि के कारण। ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर बढ़ती है, ये तो हमें मालूम ही है। और इसमें होता क्या है, गर्म अणु जब गर्म हो जाता है तो वो अपने बगल वाले अणु को जो कि ठंडा है उससे अपनी ऊष्मा प्रदान कर देता है और ये क्रिया आखिरी सिरे तक चलती रहती है। ध्यान रहे बच्चों कि इस विधि में अणु जो होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वो केवल अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले अणु को दे देते हैं और ये प्रक्रम आगे तक चलता रहता है। दूसरी विधि है संवहन विधि। संवहन जो होता है वो द्रव और गैसों में होता है। ठोस में तो ऊष्मा किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? चालन के द्वारा।
लेकिन गैसों और द्रव में संवहन के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इस विधि में अणु अपना स्थान बदलने लगते हैं और गर्म अणु हल्के होकर के ऊपर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अणु आ जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे पदार्थ गर्म हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। जैसे हमने बताया था, पहले भाग में अणु गति नहीं करते हैं क्योंकि पहला जो था चालन जो होता है वो ठोस में होता है और हमने जाना है कि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं तो उनमें गति संभव नहीं है। लेकिन द्रव और गैस में अणु दूर दूर होते हैं जिसमें कि अणु गति कर लेते हैं। और इसमें होता क्या है कि अणु गर्म होकर के हल्के होते हैं और वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने पे ऊपर के जो ठंडे अणु होते हैं वो नीचे आते हैं और फिर से वो गर्म होकर के ऊपर उठते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार से हमारा जो द्रव है या गैस है वो गर्म हो जाती है। उसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। एक साधारण से प्रयोग के द्वारा आप अपने घर में करके देख सकते हैं कि अणु जो होते हैं वो गर्म होकर हल्के होकर के ऊपर उठते हैं। इस प्रकार से आप एक मोमबत्ती लीजिए और मोमबत्ती जला करके एक हाथ को उसके बगल में रखिए और दूसरे हाथ को उसके ऊपर उठिए। आप पाएंगे कि ऊपर वाला हाथ, ये वाला हाथ पहले गर्म होता है जो हमने ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा के अणु गर्म होकर के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के ठंडे अणु नीचे आ रहे हैं गर्म होने के लिए, यानी कि गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है। इसका प्रयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो चिमनियाँ लगती हैं, कारखानों में चिमनियाँ लगती हैं या एग्जॉस्ट फैन के लिए जो होल बनाया जाता है जहाँ पे पंखा लगता है, एग्जॉस्ट पंखा लगता है, ये सब दीवारों में ऊपरी स्थान पर होता है क्योंकि मालूम है कि हवा गर्म होकर के हल्की हो जाती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। इसके विपरीत ठंडी हवा आने के लिए हम खिड़की और दरवाज़ों का पे जगह बनाते हैं जहाँ से ठंडी हवा आती है और जाती है। तो ये तो था बच्चों संवहन। तीसरी विधि है विकिरण। यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। अब तक आपने देखा कि दोनों में किसी न किसी प्रकार के माध्यम का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो तीसरी विधि है विकिरण की, इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम उपस्थित नहीं होता है। इस विधि में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु के चारों ओर ऊष्मा उसी प्रकार से फैलती है जैसे कि टॉर्च से रोशनी फैलती है। जो सूर्य की रोशनी हमारे तक आती है, जो सूर्य की जो ऊष्मा है, जो गर्माहट, आपने देखा होगा कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो थोड़ी देर में हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो सूर्य की जो ऊष्मा है जो हमारे तक पहुंचती है वो इसी विधि से आती है क्योंकि आपको मालूम है कि वायुमंडल में बहुत सा स्थान जो है वो निर्वात है, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की वायु उपस्थित नहीं है। वायु यानी कि माध्यम, कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है। उसके बाद भी ऊष्मा, सूर्य की जो ऊष्मा है वो हम तक पहुँच जाती है। वो किस कारण पहुँचती है? ऊष्मा के विकिरण विधि के कारण दौड़ती है। जब हम कभी किसी आँच के सामने जब हम लकड़ी जलाते हैं और अपने हाथ को सेकते हैं, जैसे हमने अभी पहले उदाहरण में देखा था, मोमबत्ती को जलाया तो ऊपर का हाथ हमारा गर्म हुआ, लेकिन जब हम अपने हाथ को सेकने के लिए ठंडी के दिनों में अलाव के चारों तरफ बैठते हैं तो भी हमारा हाथ, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। क्यों होता है बच्चों? यहाँ पे ऊष्मा की विकिरण विधि कार्य करती है। तो बच्चों हमने जाना कि ऊष्मा तीन तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचती है। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। आइए एक गतिविधि के माध्यम से इन तीनों माध्यम को और अच्छे से जानते हैं। ये हम मान लेते हैं एक हमारी काल्पनिक कक्षा है जहाँ पे आपकी शिक्षिका या कोई भी एक वस्तु, ये मान लीजिए एक किताब है जो कि आखिरी छात्र को देना चाहती है। तो पहली विधि हमने क्या जानी थी? ऊष्मा की चालन विधि, जिसमें कि तप्त अणु अपने बगल वाले अणु को ऊष्मा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पुस्तक को हमने पहली का छात्र को दिया, फिर उसके पास आ गया, उसने दूसरे छात्र को दिया, दूसरे से तीसरे तक गया, तीसरे से चौथे तक, चौथे से पांचवें और उसके बाद आखिरी छात्र तक पुस्तक
पहुंच गए, यानी कि ऊष्मा का संचरण चालन विधि से अपने गंतव्य तक पहुंच गया। दूसरी स्थिति में क्या हमने बताया था, द्रव और गैसों में होता है, वो क्या होता है, संवहन। संवहन में अणु खुद चल के जाते हैं और ऊष्मा लेते हैं, यानी कि ये जो वस्तु है जो शिक्षिका के पास है उसके में छात्र खुद उठ करके आएंगे और आ करके शिक्षक के पास से वस्तु लेकर के जाएंगे। ये क्या थी बच्चों, ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि। तीसरी विधि हमने बताई थी विकिरण की विधि। विकिरण की विधि में क्या होता है, हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि वस्तु स्वयं चल करके जाती है, यानी कि यहाँ से वस्तु उठ करके यानी ये चली आकर के सीधे गंतव्य यानी यहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, ना तो अणु उठ करके वहाँ तक पहुँचते हैं, ना ही किसी के माध्यम से पहुँचते हैं, यानी कि विकिरण में ऊष्मा यहाँ से सीधे चली और आकर के जहाँ पे पहुँचनी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस गतिविधि के आधार से भी हम अपनी ऊष्मा को जान सकते हैं कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि ताप क्या है, ताप को कैसे मापते हैं। आपने जाना कि ताप को मापने के लिए हम तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, और ये दो प्रकार से होते हैं, पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। फिर हमने जाना कि ऊष्मा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ऊष्मा किसी भी पदार्थ के तीन चीज़ों पर निर्भर करती है, पहला द्रव्यमान, दूसरा ताप की वृद्धि और तीसरा होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। फिर हमने जाना कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। ये तीन विधियों से पहुंचती है, चालन, संवहन और विकिरण। आप इसके अगले भाग में भी जानोगे कि ऊष्मा कुछ चीज़ों में, कुछ पदार्थों में बहुत आसानी से पहुंच जाती है और कुछ पदार्थों में नहीं पहुंचती, यानी कि कुछ जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और कुछ जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इन चीज़ों को आप विस्तार पूर्वक अगले भाग में जानेंगे। आइए इन चीज़ों पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में अंत में दिया है, जैसे कि 5 कैलोरी में कितने जूल के बराबर होते हैं। ये उसी पैमाने से हल कर सकते हैं, आपको मालूम है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं और आप उसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दूसरा है, समान पदार्थ के 2 टुकड़ों का द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम है, समान ऊष्मा देने पर किसका ताप अधिक बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको बताया गया था कि ऊष्मा जो होती है वो पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें हम ऊष्मा की आवश्यकता कम होगी और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें हम ऊष्मा की आवश्यकता ज़्यादा होगी। और भी 2 इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप सूत्रों के आधार पर हल कर सकते हैं। तो जितना भी आपको बताया गया है उसके आधार पर आपकी पाठ्यपुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो आप अपने घर में आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आस पड़ोस में भी कोई हो जो आपकी सहायता कर सकता है, उनसे आप सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा का समापन करते हैं और एक अच्छे से मैसेज के साथ, जो कि है हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही समची संपत्ति है। बच्चों, जब भी किसी से मिलिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और आदर पूर्वक मिलिए। आपके अच्छे वचन जो होते हैं वो किसी के मन को बहुत सुकून पहुंचाते हैं। किसी की आपको तारीफ करनी है, कोई आपको अच्छा लगता है तो उसके सामने कहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये नहीं कि व्यक्ति चला गया है तब आप उसके पीछे कह रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था या उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कार्य को कर रहा है तो उसके कार्य की सराहना उसके समक्ष कीजिए और हंसते मुस्कुराते हुए मिलिए। इसी के साथ बच्चों, आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। आज जो कुछ भी बताया गया है वो आपकी पाठ्यपुस्तक में उपस्थित है, उसे अच्छे से पढ़िए। और इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।